तो आज का जो टॉपिक होगा हमारा वो स्टेक है। स्टेक के बारे में किसी को पता है क्या है? ये स्टेक में हम लीफो का कंसेप्ट को पढ़ते हैं। लास्ट इन फर्स्ट आउट। बिल्कुल मतलब जो ये। वैल्यू लास्ट में आ हम्म, जाती है वो फर्स्ट में हम उसको इंसर्ट करेंगे इस तरह। सॉरी, पॉप करेंगे। होप करेंगे बिल्कुल। जिस तो सर जिस तरह हम कोई एग्जांपल, जब हम 3-4 क्लास में थे, हम कोई होमवर्क करते थे, जो जिसके पे कॉपी पहले पड़ी होती थी उसकी लास्ट में चेक होती थी, इस तरह ये होता है। बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह ही इनके जो है स्टेक के कॉन्सेप्ट्स हैं। तो आज का भी टॉपिक हमारा यही है, स्टेक। और इसको हम पढ़ेंगे पहले कि इस चीज स्टेक होता क्या है, उसके बाद उसमें प्रोसेस क्या होते हैं, और उसको हम डेटा स्ट्रक्चर में कैसे लिखते हैं। ये किसी को पता है कि डेटा स्ट्रक्चर क्या एग्जिस्ट करता है हमारे जैसे नॉर्मल जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं, टाइप्स होते हैं, डेटा टाइप्स। अ, कभी आपने पाइथन यूज की हुई है तो कभी वहाँ पे स्टैक यूज किया हुआ है, जैसे हम दूसरे यूज करते हैं, जैसे स्ट्रिंग करते हैं, एरे करते हैं, लिंक लिस्ट करते हैं। और सर मुझे लिस्ट तो नहीं में लगता कि नहीं, वो वहां तक तो हमने अभी तक लिस्ट तक कवर किया है। लेकिन इस तरह कोई स्टैक वाला आपने ये यूज किया है? तो ये वाला वो स्टैक डेटा स्ट्रक्चर है जो हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब डायरेक्टली ऐसे कह लें कि जैसे हमारे पास एरे होता है या लिंक लिस्ट होता है, या फिर वेरिएबल्स होते हैं जैसे इंटीजर हो गया या स्ट्रिंग हो गया, फ्लोट हो गया। तो वो वहाँ पे डिफाइंड होते हैं। लेकिन ये एक जो स्टैक है वो डेटा स्ट्रक्चर तो है, लेकिन वो हमें खुद बनाना होता है। अब वो किस तरह बनाते हैं वो भी हम सीखेंगे कि किस किस जो है वो डेटा स्ट्रक्चर को यूज करके हम इसको स्टैक को बनाएंगे। और उस पे कुछ एक दो हम जो है वो देखेंगे कि वो किस तरह बनता है, और प्रोग्राम उसका कैसे लिखते हैं, और एक प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। तो सबसे पहले आ जाता है कि स्टैक है क्या। कि वो एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जो फॉलो करता है लीफो प्रिंसिपल। अब लीफो का फुल फॉर्म यही है कि लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो भी हम जो है लास्ट में ऐड करेंगे वो फर्स्ट को निकालेंगे। अब लास्ट इन फर्स्ट आउट ये इसका रूल होता है, जिसमें लास्ट एलिमेंट हम इंसर्ट जो कर रहे होते हैं ना, एलिमेंट सिर्फ लास्ट में कर रहे होते हैं। जैसे आपके पास ये एग्जांपल है, एक बॉक्स बना हुआ है जिसमें हमारी वैल्यूज जो भी हैं वो हम टॉप से ही ऐड करते जा रहे हैं। पहले हमने 10 ऐड किया था, फिर 28 किया, फिर 38 अब कर रहे हैं। उसके बाद हम जो भी ऐड करेंगे वो उसके ऊपर करते जाएंगे। मतलब जो भी चीज हम इन करेंगे वो लास्ट इन होगा, लेकिन फर्स्ट आउट होगा। जैसे ये 10 ये लास्ट इन है, लेकिन हम जो आउट करेंगे वो इसका जहाँ से जो लास्ट वाला एलिमेंट होगा वही हम पहले से जो है वो फर्स्ट आउट, मतलब वही हमारा पहला निकलेगा। जैसे फर्स्ट को 10 पुश किया, 20, 30, लेकिन जब रिमूव करने पे आएंगे तो पहले पहले हमें कौन सा रिमूव करने को मिलेगा? 30 मिलेगा। उसके बाद हम जो है वो 20 रिमूव कर सकते हैं, उसके बाद हम 10 रिमूव कर सकते हैं। तो बस ये स्टेक जो है वो इस प्रिंसिपल पे काम करता है। और इसको हम एब्स्ट्रैक्ट डेटा सेट भी कह सकते, डेटा स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं, क्योंकि ये डेटा स्ट्रक्चर हमारे पाइथन के कोड में वैसे अवेलेबल नहीं है। तो हम इसे बनाते हैं क्या दूसरे डेटा स्ट्रक्चर से। आपको वो मैं बाद में बताता हूँ। जैसे इनके रियल वर्ल्ड मॉडल्स या एग्जांपल्स किस तरह होते हैं, जैसे प्लेट ऑन टॉप हो गई। प्लेट के ऊपर प्लेट रखते जाते हैं, लेकिन जब निकालने की बारी आती है तो सबसे पहले लास्ट वाली निकालते हैं। तो जो भी हमने फर्स्ट इन किया, ये जो वो हम लास्ट में निकालते हैं। या फिर इसको लीफो भी, या हम जो लास्ट में ऐड करते हैं वही फर्स्ट में निकालते हैं। उसके बाद एक इसका एग्जांपल ब्राउजर में आ जाता है, बैक बटन पे। जैसे हम ब्राउजर यूज करते हैं तो हमारा जो लेटेस्ट होता है ना वो सेव हो जाता है उसके ऊपर। जब हम बैक करते हैं तो वो फिर ओपन होता है, उसके बाद प्रीवियस पेज ओपन होता है, उसके बाद हमारा ओल्डर ओल्डर पेज होता है। जैसे हम फॉर एग्जांपल हमने गूगल खोला, गूगल पे फेसबुक लिखा, और फेसबुक पे हमने जो है वो फेसबुक की लिंक पे क्लिक किया, तो जब हम बैक करेंगे तो वो गूगल के सर्च पे आ जाएंगे पहले, उसके बाद गूगल के सर्च के बाद फिर से बैक करेंगे तो फिर से गूगल के पेज पे आ जाएंगे।
तो ये जो बैक बटन होता है वो यही स्टेक फॉलो करता है, और यही प्रिंसिपल फॉलो करता है कि जो लास्ट में इन हुआ वही जो है फर्स्ट में आउट होगा। उसके बाद हम बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स में कंट्रोल जेड यूज कर रहे होते हैं, जो या कंट्रोल वाई कर रहे होते हैं अनडू और रीडू के लिए। तो वो कंट्रोल जेड जो एडिटर्स में होता है वही सेम प्रिंसिपल यूज कर रहा होता है जो स्टैक वाला कॉन्सेप्ट यूज कर रहा होता है, कि जो भी हम चीज पहले डाल रहे हैं वो हम लास्ट में उठाएंगे, या फिर जो हम लास्ट में ऐड कर रहे हैं वो हम पहले वापस करेंगे। तो ये रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स हैं उनके। उसके बाद कि हम यूज क्यों करते हैं स्टैक। अब स्टैक हम रिवर्सिंग डेटा के लिए भी कर सकते हैं, फंक्शन कॉल्स के लिए, एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट। अब ये क्या होता है फंक्शन का एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट, एक एग्जीक्यूशन होती है ब्राउजर में, कि जैसे हमारा फॉर एग्जांपल कोई भी क्रोम ब्राउजर है, तो क्रोम ब्राउजर किस तरह रन करता है, कौन सी, जब हम उसमें फॉर एग्जांपल जावास्क्रिप्ट लिख रहे हैं, तो वो कोड जब रन करता है ब्राउजर में, तो वो किस जो है पहले किस फंक्शन को कॉल करता है, उसके बाद किस फंक्शन को कॉल करता है, तो उसे हम जो है वो एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बोलते हैं। मैं आपको उसका एग्जांपल दिखा देता हूँ। आई थिंक गूगल इमेजेस पे देख लेते हैं ताकि आइडिया हो सके कि वो एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट होता क्या है। ऐसे ही। हम्म, चलिए यहीं से ही समझ लेते हैं किसी एग्जांपल से, या कोई अच्छा एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, हमें यहाँ से कोई एग्जांपल अच्छा मिल नहीं रहा जिससे एक आइडिया हो सके। हाँ ये रहा। जैसे हम कोई भी जावास्क्रिप्ट रन करते हैं ना अपने ब्राउजर में, तो वो एक एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में रन होता है। उसमें वेरिएबल होते हैं या लेक्सिकल इन्वायरमेंट्स होते हैं, या वो इन्वायरमेंट रिकॉर्ड करता है, या अब जो भी हम ग्लोबल वेरिएबल्स होते हैं तो वो यहाँ पे सेव हो जाते हैं हमारे वेरिएबल्स। अगर हम कोई फंक्शन चलाते हैं तो वो भी यहाँ पे एग्जांपल होगा। तो वो फंक्शंस भी जो है वो एग्जीक्यूट होने के लिए स्टैक में सेव हो जाते हैं, कि पहले ये एग्जीक्यूट हो, उसके बाद ये एग्जीक्यूट हो, ये एग्जीक्यूट हो। जब जावास्क्रिप्ट का कोड रन हो जाता है तो सारे फंक्शन एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में चले जाते हैं, और वहाँ पे उनकी लिस्ट बन जाती है कि पहले फंक्शन कौन चलेगा, उसके बाद कौन सा फंक्शन चलेगा, जब भी हम कोई भी जावास्क्रिप्ट रन करते हैं। तो कहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर होता है, तो वो सारा उसको हम एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बोलते हैं। ये समझ आ गया एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट। यहाँ और एग्जांपल देख लें हम इसकी विजुअलाइजेशन। पहले मैं आपको इमेज शेयर कर दूंगा एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट की, उसके बाद फिर वो आप फिर समझ जाएंगे। असल में बस वो एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट होता है क्या है कि ब्राउजर जो है कोई भी, जैसे हमारा क्रोम ब्राउजर हो गया, उसमें जावास्क्रिप्ट जो हम कोड लिखते हैं, या एच टी एम एल सी एस एस वेबसाइट्स बनती हैं, या ये फॉर सपोज एक वेबसाइट लोड हो रही है ना, तो इस वेबसाइट को लोड होने के पीछे कुछ कोड रन होता है। तो वो कोड किस तरह रन हो, पहले क्या चीज़ रन हो, फॉर सपोज पहले ये इमेजेस लोड हो, पहले ये टेक्स्ट लोड हो, या पहले ये गूगल का लोगो लोड हो, तो कौन सी चीज़ पहले लोड हो, तो जावास्क्रिप्ट को। तो ये तो मैं एग्जांपल हो गया कि इमेजेस लोड हो रहे हैं या ये, इनके भी कुछ रूल्स होते हैं, लेकिन जावास्क्रिप्ट को रन करने के लिए भी कुछ रूल्स होते हैं, कि कौन से फंक्शन को प्रायोरिटी देनी चाहिए, कौन से फंक्शन को नहीं देनी चाहिए। तो वहां पे भी हमारा कॉल स्टैक यूज होता है एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट के अंदर। उसके बाद सिंटेक्स पार्सिंग हो गई। फॉर एग्जांपल इसमें एक एग्जांपल होता है कि पैरेंथेसिस मिली हुई होती हैं, ब्रैकेट्स मिली हुई होती हैं, तो उनको हम बैलेंस करते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक इंटरव्यू क्वेश्चंस होते हैं कि फॉर एग्जांपल ये इस तरह के पैरेंथेसिस मिले हुए हैं, तो इनमें जो बैलेंस होते हैं वो हम निकाल लेते हैं, या फिर बोले बैलेंस वाले सर्च कर लेते हैं, जैसे ये बैलेंस हो गया। तो इनको हम पहले क्या करते हैं कि एक स्टैक में सेव करते हैं, और एक दूसरा स्टैक बना लेते हैं।
उस स्टैक में हम ये एक एक चीज ऐड कर जाते हैं। फॉर एग्जांपल ये ऐड की, उसके बाद इनमें से हम चेक करते जाते हैं। फॉर एग्जांपल क्योंकि हम सॉरी, क्योंकि स्टैक में क्या होता है कि ये पहले वाला उठाते हैं ना, तो ये वाला उठा लिया, उसके बाद प्रीवियस वाला उठा लिया, वो हम इसके साथ कंपेयर करते हैं। जब ये मैच कर जाते हैं तो हम इन दोनों को वो मैच निकाल लेते हैं कि भी यहाँ से वो बैलेंस्ड है, ये पैरेंथेसिस जो है वो बैलेंस्ड है। अंडू रीडू में हमने पढ़ा, और रिकर्जन में ये ज्यादातर इस्तेमाल होती है। रिकर्जन क्या होती है कि जो भी कोई लॉजिक हम बार बार चलाते रहते हैं, तो उसको हम रिकर्जन बोलते हैं। उसके बाद उसके ऑपरेशंस आ जाते हैं कि इसमें पुश होता है मैक्सिमम, और पॉप होता है। और पुश पॉप, पुश क्या करता है कि इंसर्ट एलिमेंट एट द टॉप, जो भी स्टैक मिला हुआ होता है, फॉर एग्जांपल ये वाला, ये तो इसमें पुश जब हम करेंगे तो उसमें ऊपर से वो जो है कोई भी वैल्यू ऐड हो जाएगी। और जब हम पॉप करेंगे तो भी हम रिमूव एलिमेंट कहाँ से करेंगे, टॉप से ही रिमूव करेंगे। और पीक का क्या होता है, पीक का मतलब सिर्फ व्यू टॉप एलिमेंट, अगर हमें एलिमेंट को सिर्फ देखना हो कि कौन सा एलिमेंट ऊपर पड़ा हुआ है, तो हम जो है वो पीक फंक्शन यूज करते हैं। और उसमें इज एम्प्टी वाला एक फंक्शन यूज होता है जो स्टेटस चेक करता है कि अब ये हमारा स्टैक जो है वो एम्प्टी है या उसमें कुछ वैल्यूज पड़ी हुई है। अब ये जो भी ऑपरेशंस होते हैं उसकी कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ वन होती है, क्योंकि बिग O ऑफ वन इसीलिए होती है कि ना इसमें हमने कोई पीछे जाना होता है, ट्रेवर्सल करना होता है, ना किसी एलिमेंट को हम शिफ्ट कर रहे होते हैं। हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट एक्सेस कर रहे हैं टॉप से। कोई भी एलिमेंट को पुश कर रहे हैं या पॉप कर रहे हैं, वो हम लास्ट वाले एलिमेंट के साथ ही कर रहे हैं। तो इसीलिए जो भी फंक्शन होगा, जो भी हम इस पे ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी जो होगी वो बिग O ऑफ वन होगी। तो बिग O ऑफ वन जो है वो बहुत अच्छी होती है, और इससे हमारा प्रोग्राम जो है वो फास्ट चलता है। फॉर एग्जांपल ये पुश ऑपरेशन हो गया। अब पुश ऑपरेशन क्या करता है कि ओवरफ्लो चेक पहले चेक पे जब, अब इसका एल्गोरिथम क्या होता है, इस मतलब एक माइंड मैप क्या होता है कि जब हम पुश ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे होते हैं तो वो क्या करता है। जैसे ये फॉर सपोज एक बॉक्स है, इंडेक्स 0 पे ये है, 1 है, 2 है। तो अब ये सबसे पहले ओवरफ्लो चेक करता है कि इज द स्टैक फुल। क्योंकि जब हम कोई भी एलिमेंट पुश करेंगे तो सबसे तो पहले हम यही देखेंगे ना कि ये फुल तो नहीं है। अगर फुल है तो क्या हो जाएगा, हम दूसरा नहीं डाल सकते। अगर इसकी 0 1 2 इंडेक्स है, अगर 0 पे कुछ डेटा आ गई, फॉर एग्जांपल वैल्यूज रख देता हूँ 1 2 3, 3 आ गई, जब ये स्टैक फुल होगा तो हम दूसरा एलिमेंट डाल ही नहीं सकते। अगर ये एलिमेंट स्टैक जो है वो फुल नहीं है तो हम क्या करते हैं कि उसका जो प्रीवियस टॉप है, ये टॉप फॉर एग्जांपल इंडेक्स 1 वाला, फॉर एग्जांपल ये खाली है, तो प्रीवियस टॉप ये रहेगा, उसमें हम 1 ऐड करेंगे तो इंडेक्स हमें 2 मिल जाएगी, और वहां पे हम वैल्यू अपनी इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे ये स्टैक टॉप इज इक्वल 5, तो हमने ये वैल्यू ऐड कर दी। या हम पुश फंक्शन भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद एक पॉप ऑपरेशन में भी यही करते हैं हम कि स्टैक एम्प्टी है या नहीं है। उसके बाद हम टॉप वाली वैल्यू निकालते हैं और उसको हम जो है वो रिमूव कर देते हैं, वो वैल्यू निकाल लेते हैं। जैसे यहाँ पे एक इंडेक्स 2 से हमने ये 30 वैल्यू निकाल है। उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजीज। अब मैंने आपको बताया ना कि ये एक एब्स्ट्रैक्ट डेटा स्ट्रक्चर है, और ये हमारा एग्जिस्ट नहीं करता प्रोग्रामिंग में या वैसे ही नॉर्मल डेटा टाइप्स में। तो वहाँ इसको यूज करने के लिए हम क्या करते हैं, हम फंक्शनलिटी किसकी यूज करते हैं, या एरे की करते हैं, या फिर हम लिंक लिस्ट की फंक्शनलिटी यूज करते हैं सेम ही। तो अगर हम एरे करेंगे तो हमारे साथ मसला क्या होगा, या हमारे जो है एक प्रॉब्लम जो भी हमें मिली हुई होगी, जब हम एरे यूज करेंगे तो हमें स्टैटिक मेमोरी होगी, एक मखसूस मेमोरी असाइन की हुई होगी। जैसे फॉर सपोज यहाँ पे 9 है, तो एक 9, अगर हमें फॉर एग्जांपल स्टैक में 10 एलिमेंट्स डालने हो तो हम सिर्फ 10 का एरे लेंगे। अगर इन फ्यूचर कोई एलिमेंट हमें ऐड करना हो तो हम हमारा एलिमेंट इसमें ऐड नहीं होगा। उसके लिए हमने फिर से एक नया एरे बनाना पड़ेगा। एरे जो है वो इनिशलाइज करना होगा जो उससे लेंथ से बड़ा हो, या जितनी लेंथ का हमें चाहिए। लेकिन इसकी हम इम्प्लीमेंटेशन लिंक लिस्ट के थ्रू भी कर सकते हैं जब हमारे पास डायनामिक डेटा हो।
या हमारे पास डेटा ऐसी हो जो इंक्रीज होती रहे, तो उसके लिए हम लिंक्ड लिस्ट यूज करेंगे। वो उसमें क्या होता है कि किसी को पता है, कोई आइडिया दे कि लिंक्ड लिस्ट में कि हम क्यों यूज करते हैं एरे को छोड़ के। ये आपने कल प्रीवियस लेक्चर्स में दोनों में आई थिंक पढ़ा है। चले मैं ही बता देता हूँ, आप शायद शर्मा रहे हैं या जवाब नहीं दे रहे, सुनना चाह रहे हैं। तो लिंक लिस्ट जो है वो मेमोरी सेव करता है। फॉर एग्जांपल हमने एक फॉर 10 का एरे बना लिया। हम इसका एग्जांपल कर लेते हैं। आई थिंक ड्राई ओके। सर मेरे ख्याल में अरे में मेमोरी एक्स लॉस होती है, एक्सकैलिडर वेस्ट सर। होती है। एक्सकेल्यूटर कर लेते हैं। एरे में क्या होता है, एक फिक्स्ड होती है, और उसमें क्या होता है लिंक लिस्ट में, यस सर। हम जो है वो फॉर एग्जांपल ये बॉक्स पड़े हुए सर साथ ये भी समझाइएगा कि स्टैटिक और डायनेमिक मेमोरी कैसी होती है और क्यों होती है, मतलब। हैं। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए फिर वो पहले से वो पढ़ लेते हैं कि अब मेमोरी क्या होती है। कि फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक हार्ड डिस्क हो गई फॉर एग्जांपल। तो इसमें सेक्शंस बने हुए होते हैं मेमोरी के बॉक्सेस बने हुए होते हैं, या एक इस तरह के। और हर बॉक्स की अपनी अपनी एड्रेस होती है। अगर एड्रेस ना हो तो उसको कैसे पता चलेगा कि कहीं कहाँ पे डेटा सेव करना है। तो अपने हम फुल कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं इसका कि मेमोरी किस तरह काम करती है। तो मैं इमेजेस पे चला जाता हूँ, मैं आपको हार्ड डिस्क दिखाता हूँ। ये वाली हार्ड डिस्क होती है। तो इसमें क्या होता है, अब ये उसका डिजिटल वर्जन है, इसमें वो ट्रांजिस्टर्स यूज होते हैं, तो इसीलिए ये आपको सही से नहीं देगा। यहाँ पे आइडिया नहीं है। यहाँ से देखें कि फॉर एग्जांपल ये एक डिस्क है पूरी, यहाँ पे बॉक्सेस बने हुए हैं छोटे छोटे, मिलीमीटर्स से भी छोटे होते हैं, माइक्रोमीटर्स के डॉट्स होते हैं। अब ये क्या करता है, इस ये आर्म जो होती है, अब ये वाली, अब इस आर्म से क्या होता है, डेटा जो है वो इस आर्म को उस डिस्क के उस पोर्शन पे लेके जाते हैं, और वहाँ पे डेटा जो है लेजर के थ्रू या मैग्नेट के थ्रू सेव कराते हैं। तो हर बॉक्स की एड्रेस इसको पता होती है, और कंप्यूटर इसको या तो डिस्क को रोटेट कर रहा होता है, या फिर इस आर्म को आगे पीछे कर रहा होता है कि किस पोजीशन पे जो है वो डेटा सेव करनी है। तो इस तरीके से एक हमारे पास मेमोरी ब्लॉक होते हैं, और हर मेमोरी ब्लॉक का एक जो है एड्रेस होता है। और यही आर्म जो है वो एक रीड कर रही होती है, यहाँ से रीड करना है तो आर्म यहाँ आ जाएगी, अगर यहाँ से डेटा रीड करनी हो तो वो आर्म अपने आप को ऐसे कर लेगी या डिस्क को रोटेट कर देगी जैसे रीचेबल होगा। तो अब क्या करते हैं कि जो भी हम एरे बनाते हैं, फॉर एग्जांपल हमने लिखा कि भाई ARR इज इक्वल टू 5 4 3 6 और 45। तो ये क्या करेगा, 1 2 3 4, तो ये चार एलिमेंट्स जो है वो लेगा। जैसे वह ये एरे में चार हैं, तो ये मेमोरी ब्लॉक, ऐसा मेमोरी ब्लॉक ढूंढेगा जहाँ पे चार पड़े हुए हों। मतलब ऐसा फॉर एग्जांपल चार जो है वो एक साथ बॉक्सेस जो वो फ्री हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये डेटा पड़ी हुई है सब में। मैं एक एग्जांपल ड्रा कर लेता हूँ, सॉरी फॉर द डिजाइन। यहाँ पे हम लेकर लेते हैं कि ये बॉक्स जो है वो एक फ्री है फॉर एग्जांपल, चार वाला। तो उसने पहले ये बॉक्स ढूंढा कि कौन सा फ्री है जहाँ पे मेमोरी नहीं है। उसके बाद ये ब्लॉक उठाएगा और यहाँ पे सेव कर देगा, इस बॉक्स में 4, इस बॉक्स में फॉर एग्जांपल 5 4 6 और 45, ये ऐड कर लिया। अब अगर फॉर एग्जांपल हम एक ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं पुश का, इसमें हमने एक चीज ऐड कर दी एरे में, या एक हमने ऐड कर ली, तो क्या हो जाएगा, 45 के बाद क्या हो जाएगा, एक एलिमेंट और ऐड हो जाएगा 6 का। तो जब ये 6 का एलिमेंट ऐड हो गया, अब इसकी लेंथ क्या हो गई, 1 2 3 4 5। क्या ये 6 यहाँ पे आ सकता है, नहीं, यहाँ पे तो डेटा पड़ी हुई है। तो अब ये क्या करेगा, इस सारे एलिमेंट्स को कॉपी करेगा, मतलब ये और ये ऐड करके 6 भी ऐड हो गया।
तो ऐसा मेमोरी ब्लॉक ढूंढेगा जहां जिस मेमोरी ब्लॉक में पांच जो है वो स्पेसेस खाली हो, एक, दो, तीन, चार, पांच, ये फॉर सपोज खाली हो। तो वो यहाँ पे जाके डेटा सेव करेगा और इसकी एड्रेस जो है वो रिमूव कर देगा कि इस पे कोई डेटा पड़ी हुई है। डेटा तो वो फिनिश नहीं करता, इसकी सिर्फ एड्रेस अपने मेमोरी से रिमूव कर देता है। अब इसको ये पता है कि यहाँ पे डेटा है। अब अगर एक और वेरिएबल ऐड हो जाए तो ये फिर से इस सारी को कॉपी करके कहीं और जगह पे वो जो है स्पेस ढूंढेगा। तो इससे क्या होगा, हमारे पास ऑपरेशन ज्यादा परफॉर्म हो रहे हैं। कौन सा, कि एक तो वो सारे एलिमेंट्स उठा रहा है, कॉपी कर रहा है, ऐड कर रहा है और दूसरी जगह रख रहा है। तो एरे के साथ ये मसला है कि जब भी एक उसकी लेंथ बढ़ती है तो वो मेमोरी में कहीं और ब्लॉक पे सेव कर लेता है। लेकिन वहीं अगर स्टैक हो हमारे पास, तो इस, सॉरी नॉट स्टैक बट लिंक्ड लिस्ट। जब लिंक लिस्ट में हमारे पास ये ऐसे एलिमेंट्स हो, 5, 4, 2, 1, तो ये क्या करता है कि 5 को एलिमेंट को अलग ट्रीट करता है, इसको अलग ट्रीट करता है, इसको अलग ट्रीट करता है और इसको अलग ट्रीट करता है। अब 5 को यहाँ पे सेव कर दिया, फॉर एग्जाम्पल उसने सिर्फ एक मेमोरी ब्लॉक देखना है कि कौन सा खाली है, वहां पे सेव कर दिया। अब 5 के साथ ना ये एक और अच्छा, ये मेमोरी ब्लॉक फॉर एग्जांपल दो लेते हैं, एक ही मेमोरी ब्लॉक होता है लेकिन एक में नंबर होता है, एक में एड्रेस सेव होती है। अब एड्रेस किस चीज़ की सेव होती है कि नेक्स्ट ब्लॉक जो है ना, फॉर एग्जांपल 2 है, तो फॉर एग्जांपल 2 यहाँ पे इसने सेव किया है यहाँ पे। तो यहाँ पे 2 का एड्रेस होगा, इसका एड्रेस जो है वो यहाँ पे सेव कर देगा। अब यहाँ पे क्या यूटिलाइज हो रहे हैं, दो ब्लॉक सिर्फ यूटिलाइज हो रहे हैं, 5 और नेक्स्ट का एड्रेस। अब नेक्स्ट के एड्रेस को हम जो है देख के हम चले जाएंगे दूसरे एलिमेंट्स पे। अगर अगर कोई एलिमेंट तीसरा भी होगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1 एलिमेंट है तीसरा, तो यहाँ पे उसकी एड्रेस सेव कर देगा, क्योंकि इस एड्रेस से उसको पता चल जाएगा कौन से मेमोरी ब्लॉक कहाँ पे पड़ा हुआ है। तो वहां से जाके वो इसकी वैल्यू भी एक्सेस कर सकता है, अगले की जो है वो एड्रेस भी यूज कर सकता है। तो इसमें क्या होगा, ये इफिशिएंट होगा। इफिशिएंट क्यों होगा कि ये कोई भी दो तीन ज्यादा ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर रहा, बस जहाँ पे ये दो ब्लॉक दिख रहा है, एक जब हम नया एलिमेंट ऐड कर रहे हैं फॉर एग्जांपल 7, तो ये बस कहीं भी 7 दो ब्लॉक्स देख रहा है, 7 ऐड कर रहा है और जो है वो अगले की यहाँ पे एड्रेस के लिए एक जो है वो एम्प्टी छोड़ रहा है। फॉर एग्जांपल इसमें अगर प्रीवियस वाला भी सेव करें, जब आपने अपने डबली लिंक लिस्ट पढ़ा है, तो उसमें क्या होता है कि प्रीवियस की भी वो हम सेव कर रहे होते हैं ना, ऐसे ब्लॉग होता है। इस तरह भी आपने पढ़ा होगा कि डबली लिंक लिस्ट के यहाँ से हम आगे भी जा सकते हैं, यहाँ से हम पीछे भी जा सकते हैं। तो इसके लिए इसके पास नेक्स्ट की एड्रेस भी होनी चाहिए और इसके पास भी इस तरह से ही ये प्रीवियस की, फॉर एग्जांपल ये वाली एड्रेस है, तो इसके पास प्रीवियस की एड्रेस भी होनी चाहिए, एक नंबर भी होना चाहिए जो अपना जो डेटा वाला हो, और एक नेक्स्ट भी होना चाहिए जो अगले के साथ कनेक्ट हो। तो इसी तरीके से हम जो है वो तीन ले लेते हैं जो है बॉक्सेस, ताकि हमें वो चीज़ें सेव हो। कभी दो लेते हैं तो वो सिंगली लिंक लिस्ट होता है, जो सिर्फ आगे जा सकता है, पीछे नहीं जा सकता, क्योंकि आगे प्रीवियस वाले को आगे का पता होता है, आगे वाले को प्रीवियस वाले का पता नहीं होता। तो इस तरीके से हम सर्च करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने अब इस एरे में 7 सर्च करना है, तो 7 सर्च करने के लिए पहले 5 पे आएंगे, उसका एड्रेस एक्सेस करने के बाद 2 पे आएंगे कि भाई 2 सेम है नहीं, उसका एड्रेस लेके फिर उसमें जो एड्रेस नेक्स्ट वाला पड़ा होगा वहां पे आएंगे 1 में इधर, फिर नेक्स्ट का एड्रेस यहाँ पे आएंगे, फिर हमें जो है वो मिल जाएगा 7। तो हम इस तरीके से जो है कंप्यूटर एक्सेस करता है मेमोरी को। तो इसीलिए हम ये डेटा स्ट्रक्चर यूज कर रहे होते हैं ताकि ये मेमोरी इफिशिएंट बन सके। और हर बार ज्यादा करने से, क्योंकि एरे का यही मसला है कि वो एक एरे जो है वो कंसिस्टेंट एरे, या उसको कंसिस्टेंट मेमोरी चाहिए होती है, एक साथ मेमोरी चाहिए होती है, लिंक लिस्ट में उसको नहीं चाहिए, क्योंकि इसीलिए हमने उसका डेटा स्ट्रक्चर चेंज कर लिया। तो स्ट्रेटजी इसकी भी यही है, स्टैक की, जब हम लिंक लिस्ट यूज करेंगे तो हमारा एफिशिएंट हो जाएगा, और जब हम एरे यूज करेंगे तो वो स्पेसिफिक बन जाएगा। हाँ, पाइथन में क्या होता है कि वो एक बैकएंड पे जब हम एरे बनाते हैं तो वो डायनामिकली उसको सेव करता है। अब वो पाइथन की एफिशिएंसी है, वो पाइथन उसके कंपाइलर उसको क्या करता है या पीछे वो कैसे वर्क करता है सी प्लस प्लस में।
लेकिन दूसरी जो है लैंग्वेजेस जो यूज करते हैं उसमें एरे अगर हम लिखते हैं तो वो स्टैटिक ई से होता है। जैसे कि अब इसका एग्जांपल हो गया कि स्टैटिक एरे का, अब ये आई थिंक सी प्लस प्लस में लिखा हुआ है कि मैक्सिमम हमने डिफाइन किया 100, एक वेरिएबल मैक्स वाला डिफाइन किया 100, 100, और इंटीजर हमने स्टैक एक फॉर एग्जांपल सेव किया 100 का, जिसमें टॉप जो है वो -1 हो जाएगा। एक हम वेरिएबल असाइन करते हैं, और जब हम पुश करेंगे तो क्या होगा, पहले टॉप चेक करेगा और उसके बाद अगर वो मैक्स हो रहा है कि मतलब बिट की पोसेगा, लेकिन अगर वो बराबर नहीं है तो वो क्या करेगा कि स्टैक में ऐड कर देगा। और लिंक लिस्ट में किस तरह करेगा, मैंने आपको बताया कि वो एक नोड बनाएगा। अब नोड में एक डेटा सेव होगी और नेक्स्ट नोड की एड्रेस सेव होगी। अब नेक्स्ट के लिए वो भी इस तरह होता है कि नेक्स्ट वाले में फिर से उसकी डेटा होगी और प्रीवियस वाले की या नेक्स्ट वाले की एड्रेस भी होगी। तो इसी तरीके से हम ये हमारी डेटा ग्रो करती जाती है और हमें इशू नहीं होता कि कितनी भी लिंक लिस्ट में लेंथ बढ़ जाए। अब उसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, पुश, पॉप और पीक वही फंक्शनैलिटीज हैं सेम, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी इसकी जो है वो जीरो ऑफ बिग ओ ऑफ 1 हो जाती है। लेकिन एलोकेशन जब हम करते हैं, एरे अगर नया बनाते हैं तो एन एलिमेंट्स ऐड करते हैं तो वो क्या होती है, बिग ओ ऑफ एन। लिंक लिस्ट में भी ऐसी ही होती है, जब एलोकेट करते हैं मतलब हम पुश करते हैं उसमें एलिमेंट्स डाल जाते हैं, जब सारों की जो मेमोरी होती है अगर एन एलिमेंट्स हैं तो एन एन मेमोरी यूज होगी एन टाइम्स, तो इसलिए हमारा बिग ओ ऑफ एन होता है। ये क्या है, ये स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है। लेकिन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है कि कितने टाइम में हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। और ये क्या है कि रिकर्सिव क्या होता है, रिकर्सिव जो एक ही फंक्शन बार बार कॉल हो या उसमें लॉजिक जो हो सिमिलर हो, तो वो उसको हम रिकर्सिव फंक्शन यूज करें। जैसे हमने एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन सेम फंक्शन कर लिया, तो ये क्या करेगा, एक फंक्शन है ये रन किया फंक्शन, उसके बाद फिर से यही रन करेगा, फिर से यही रन करेगा, जब तक हम जो है वो यहाँ पे ऐसी कोई कंडीशन ना लिखें जहाँ से ये ब्रेक हो फंक्शन, तब तक ये फंक्शन जो है लूप में चलता रहेगा। ऐसे इसको फंक्शन ये फिर कॉल करेगा तो ये फिर से रन हो जाएगा, ये फिर से कॉल करेगा ये फिर से रन हो जाएगा। तो ये इस जो है वो उसमें भी यूज होता है ये आइडिया, स्टैक वाला, रिकर्सिव में। उसके बाद आ जाता है ये, अब ये एग्जांपल था सिंटेक्स पार्सिंग का। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास इनपुट ये है, सॉरी ये इनपुट है ना, पहले ये इनपुट आया, फिर ये इनपुट आया, फिर ये इनपुट आया, इस तरह से सारे इनपुट आ रहे हैं। तो ये फॉर एग्जांपल जब हमने इनकाउंटर ये किया, जब इनपुट ये आ रहा है तो हमने स्टैक में सेव कर लिया। जब हमारे पास दूसरा एलिमेंट आ रहा है ये वाला, तो हमने उसको फिर से सेव कर लिया क्योंकि ये मैच नहीं कर रहा है, एक पेरेंथेसिस। उसके बाद ये तीसरा एलिमेंट है, जब ये एनकाउंटर कर रहा है ये ऐड हो रहा है उसमें स्टैक में ऊपर से, तो हम प्रीवियस वाले को पॉप कर रहे हैं। क्यों पॉप कर रहे हैं, क्योंकि ये मैच कर रहा है इसके साथ, प्रीवियस ये था, आगे वाला ये जो है क्लोजिंग आ जाएगा। जब ये एक ब्रैकेट पूरी बन जाएगी तो हम क्या करेंगे, इसको मैच जब हो जाएगा तो पॉप कर देंगे इस दोनों को। उसके बाद हमारे पास स्टैक में क्या बचेगा, सिर्फ ये। तो ये एक प्रॉब्लम होती है जो हम सॉल्व करते हैं। उसके बाद ये एनकाउंटर कर रहा है, ये ऐड हो रहा है, वो ऐड करेंगे। उसके बाद अगर कोई फिर ये एलिमेंट आ रहा है, ये जब पॉप हो ऐड होगा ऊपर से क्लोजिंग वाला, तो वो मैच कर जाएंगे। मैच करने के बाद पेरेंथेसिस से जब मैच होंगी तो दोनों को रिमूव कर देंगे। तो इस तरीके से हम वो जो है एक पेरेंथेसिस बनाते जाते हैं और बैलेंस करते जाते हैं। अब हम इसको रिमूव करके कहीं और सेव कर रहे होते हैं तो हमें क्या मिलता है, एक इस तरह का मैच मिलता है लास्ट में। इस तरह एक पेरेंथेसिस बनी हुई होती है, दूसरी जब मैच करती है तभी हम निकालते हैं। तो इसी तरीके से हमें एक ऑर्डर्ड कह सकते हैं कि पेरेंथेसिस मिल रही होती है लास्ट में। यहाँ तक समझ आ गया, यहाँ तक कुछ क्वेश्चन हो आपको, स्टैक का कॉन्सेप्ट समझ ना आया हो।
या कोई रिपीट कर दे, हमने स्टैक, अब कोई बता दे कि स्टैक हम क्यों यूज करते हैं, उसके एक दो रियल लाइफ एग्जांपल्स जो हमने पढ़े। जी सर, इसकी एक एग्जांपल तो इसकी रेस्टोरेंट की है ना, जिसमें हम प्लेट्स रखते हैं, कि हम प्लेट्स जो है ना उसी वक्त ही हम जी एक्सेस कर बिल्कुल, सकते हैं। रेस्टोरेंट में, अच्छा रेस्टोरेंट में जो क्या होगा? सबसे जो उसमें जो प्लेट्स पड़ी होती है ना, वो एक स्टैक की एग्जांपल है कि वो बिल्कुल ना लीफो वो फॉलो करती है। उसमें जो बिल्कुल लास्ट जो बिल्कुल। हमारी आती है ना, सबसे पहले जो लास्ट में हमारी प्लेट आएगी, सबसे पहले हम उसे ही हम्म। उठाएंगे। और अच्छा, उसके एक अलावा जो सब, आपने। जी सर। नहीं नहीं, आपको बिल्कुल ये सही है एग्जांपल। अच्छा, एक मैं एग्जांपल लेता हूँ, आप वो बता दें कोई भी, के क्या वो एग्जांपल इस लीफो के थ्रू किया जा सकता है? जैसे कस्टमर्स हो गए, तो जब कस्टमर्स आते जाते हैं, हम उसको उनको स्टेक में सेव करते जाएं और ऑर्डर जो है वो लास्ट वाले से लें। क्या ये वैलिड है या सही है एक रेस्टोरेंट के लिए? नहीं। या रेस्टोरेंट नो को जो सर। पहले ऑर्डर मिल रहा है वो स्टेक में बेक करते जाते हैं? नो सर, ये बिल्कुल वैलिड भी नहीं सही है। नहीं है। हाँ बिल्कुल, तो बिल्कुल इसी भी नहीं। तरीके से हमें एक आइडिया हो जाता है कि ये कहाँ कहाँ पे एप्लीकेबल है, जहाँ पे हमें फायदा होगा हम वहाँ यूज करते हैं ये ऑपरेशन। क्योंकि हम रेस्टोरेंट में फॉर एग्जांपल यूज करेंगे, तो जो लास्ट में कस्टमर आएगा हम उसको पहले जो है वो ऑर्डर उसका पहले फुलफिल करेंगे। तो नीचे वाले जो पहले आए थे वो गुस्सा हो जाएंगे और रेस्टोरेंट इन द एंड नहीं चलेगा। तो वहां पे ये लॉजिक हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। हम्म, ये पढ़ लिया हमने। उसके बाद इसको छोड़ देते हैं, ये मैं आपको आइडिया दे देता हूँ कि कंपाइलर जो समझता है ना कि ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म करनी है मुझे, तो वो ऑपरेशंस भी उसको इस स्टैक में मिल रहे होते हैं कि ए मिला उसको, फिर कामा उसमें एक एडिशन मिल गई, और कामा उसको जो है वो बी वेरिएबल मिल गया। तो वो एक एक ऑपरेशन को परफॉर्म अलग से कर रहा होता है। जैसे ए मिल गया उसको, फिर प्लस मिल गया तो उसको ऑपरेशन का पता चल गया कि ऑपरेशन कौन सा लगाना है। उसके बाद बी मिल गया। अब इसको ये पोस्ट फिक्स या प्री फिक्स कर देता है कि यहाँ वैल्यूज पहले आ जाती हैं या फिर क्या कहते हैं, ऑपरेशन पहले आ जाता है। फॉर एग्जांपल एक ये परफॉर्म कर रहा है कंपाइलर, तो उसको पहले क्या करना है, उसको पता चल गया कि उसको एडिशन करनी है। एडिशन क्या करनी है? ए की और बी की एडिशन करनी है। तो इससे इसको आइडिया हो जाता है कि ये मतलब कंपाइलर वर्क भी इस तरह करता है कि इस तरीके से उसको एडिशन करनी है या कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है। उसके बाद ये स्ट्रिंग रिवर्स का आ जाता है एक एग्जांपल। अब स्ट्रिंग रिवर्स क्या होता है कि फॉर एग्जांपल ये हम हेलो जो है वो टेक्स्ट इसको ऐड कर रहे हैं, पुश करते जाते हैं। तो जब जो भी लास्ट में इन होता है वो पहले निकलता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये हम हेलो ऐड करते हैं, तो ये क्या होगा, स्टैक यहाँ से फॉर एग्जांपल क्लोज है, तो ये क्या क्या सेव होगा? ये ओ लास्ट में आ जाएगा, ए उसके बाद एल, उसके ऊपर एल, एल ई एच। अब हम जब यहाँ से निकालेंगे बाहर, तो सबसे पहले कौन सा आएगा? एच आएगा। तो सबसे पहले एच आएगा, उसके बाद ई आएगा, उसके बाद एल आएगा, उसके बाद फिर से एल, उसके बाद ओ। तो ये हमारा स्ट्रिंग जो है एक रिवर्स हो गया। मतलब हम क्या करेंगे कि एक स्टैक बनाएंगे, उसमें हमने एक स्ट्रिंग सेव किया और लास्ट वाले एलिमेंट से निकालते जाएंगे वही प्रिंसिपल यूज करके, तो हमें एक स्ट्रिंग हेलो जो है वो उल्टा मिलेगा। फॉर एग्जांपल हेलो ऐड किया तो पहले ओ मिलेगा। इस तरीके से हमने अगर अच्छा, इस तरीके से हमने अगर ऐड किया ओ जीरो, ओ जो है वो पहले रखा, फिर एल, फिर एल, फिर ई, फिर एच। और जब हम इसको रिवर्स करते हैं तो क्या होता है? पहले एच आ जाता है और फिर जो है वो बाकी टेक्स्ट आ जाते हैं। तो इसमें स्ट्रिंग हमारा रिवर्स भी हो जाता है। उसके बाद ये समझ आ गया एग्जाम्पल? मतलब सिंपल, हमने और कुछ भी नहीं करना, सिर्फ उसको स्टैक में सेव करके और पुश पुश करके और उसके बाद पॉप करनी है, तो हमारा स्ट्रिंग जो है वो रिवर्स हो जाएगा। उसके बाद सिंपल स्टैक होता है या मल्टीपल स्टैक्स भी यूज होते हैं।
जैसे आपने 2 डायमेंशनल एरे बना लिया, या फिर हमारे यहाँ पे डायनामिक स्टैक होता है। डायनामिक स्टैक स्टैक में हमने पढ़ा कि हम लिंक्ड लिस्ट यूज करते हैं तो हम उसको डायनामिक बोल लेते हैं, क्योंकि डायनामिक इन द सेंस ऑफ मेमोरी, कि मेमोरी जो ये सेव करता जाता है, या डायनामिकली हम उसकी लेंथ जो है वो बढ़ाते जाते हैं, इसीलिए हम उसको डायनामिक स्टैक बोल रहे होते हैं। और उसके बाद कॉल स्टैक होता है। अब कॉल स्टैक होता है एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में, एक एग्जांपल है उसकी जावास्क्रिप्ट में, ब्राउजर में होती है, सिस्टम मेमोरी यहाँ पे लिखा हुआ है। तो उसके बाद मोनोटोनिक स्टैक होता है। मोनोटोनिक में ये होता है कि सेम जो है वो साइज के ऑर्डर एलिमेंट्स होते हैं वो बार बार यूज हो रहे होते हैं, या सेम स्टेक्स बार बार यूज हो रहे होते हैं। उसके बाद दो इश्यूज आ जाते हैं हमारे यहाँ से स्टेक के साथ। एक तो स्टेक पूरा खाली हो तो हम उसको कहते हैं अंडर फ्लो, और जब स्टेक पूरा फ्लो हो मतलब पूरा भरा हुआ हो और उसके बाद भी कुछ चीज हम ऐड करें तो हमें कौन सा एरर देगा, स्टेक ओवरफ्लो, कि स्टेक आपका जो है वो ओवरफ्लो है। तो ये एक सिंपल इंग्लिश के टर्म्स हैं कि ओवरफ्लो मतलब उसकी कैपेसिटी से ज्यादा उसमें एलिमेंट्स ऐड हो रहे हैं तो वो ओवरफ्लो हो जाता है। तो जब भी हम नया जब फुल होता है उसमें पुश एलिमेंट कर रहे होते हैं तो हमें ये एरर देता है स्टैक ओवरफ्लो। जब हम खाली होता है तो वो स्टैक अंडरफ्लो होता है। अंडरफ्लो मतलब उसमें कुछ भी फ्लो नहीं है। अब इसमें ये एग्जांपल्स हैं उसके, और कुछ एग्जांपल्स के रिवर्स कर सकते हैं, पैलिंड्रोम को चेक कर सकते हैं, इवेल्युएट कर सकते हैं पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशंस को। और स्टैक हम क्यू, ये क्यू एक दूसरा जो है वो डेटा स्ट्रक्चर है जो दूसरा पैटर्न फॉलो करता है। तो वो हम कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह, आज इसकी कल करेंगे। उसके बाद इंटरव्यू फोकस भी होता है। कौन से क्वेश्चंस होते हैं कि इसमें नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट कौन सा हो गया, वैलिड पेरेंथेसिस कौन से हो गए, तो ये आम क्वेश्चंस होते हैं जो ज़्यादातर इंटरव्यू में होते हैं। उसके बाद मैकेनिज्म, अब समरी हो गई कि सबसे पहले कि जो स्टैक है वो हमारा प्रिंसिपल कौन सा फॉलो कर रहा है, रूल कौन सा फॉलो कर रहा है, वो ये फॉलो कर रहा है कि लास्ट इन फर्स्ट आउट, लीफो। अब इसमें ये प्रिंसिपल्स दो तीन होते हैं, लीफो होता है, फीफो होता है। तो वो एलिमेंट्स दूसरे डेटा स्ट्रक्चर यूज कर रहे होते हैं, लेकिन स्टैक में हम सिर्फ लास्ट इन फर्स्ट आउट करते हैं। एप्लीकेशंस हो गई, इम्प्लीमेंटेशन उसकी हम एरे या लिंक लिस्ट के थ्रू करते हैं। तो ये हमारा आई थिंक कंप्लीट हो गया। अब इसके हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं कि इम्प्लीमेंटेशन किस तरह होती है इसकी। यहाँ तक किसी को क्वेश्चन हो या आइडिया समझ ना आया हो कि ये स्टेक होता क्या है, यूज कहाँ करते हैं, और किस तरह से हम इम्प्लीमेंट करते हैं, और इसकी एफिशिएंसी क्या है, इन चारों में से किसी को क्वेश्चन हो या समझ आ गया सब आपको? यस सर। चलिए, ये समझ आ गया। अब हम जो है वो इसके गूगल कोलैब पे चलते हैं और इसका हम कोड देखते हैं कि हम किस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये तो हमें पाइथन की लाइब्रेरीज से भी मिल सकता है, या हम अगर जब हम डेटा स्ट्रक्चर पढ़ रहे होते हैं ना तो सब चीज़ हम खुद बनाते हैं। अब ये स्टैक बनाते कैसे हैं वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि हम उसकी एक क्लास बनाते हैं, फॉर एग्जांपल स्टैक। अब क्लास क्या होता है, सर एक ये ब्लूप्रिंट। जूम इन जी हो जी। सकता है जरा? अच्छा, जूम कर लेता हूँ जी। ओके सर। सही है। तो स्टैक में इम्प्लीमेंटेशन हमने उसको क्लास से क्लिक दिया स्टैक, अब उसमें जो भी हम ऑपरेशंस लिखते जाएंगे, एक तो हमने इनिशियलाइज कर दिया उसको एक स्टैक में। उसके बाद हम वो जो है एक दूसरा फंक्शन बना लिया जो पुश कर रहा है। अब पुश क्या करता है, सिर्फ ऑपरेशंस बेक पे वो अपेंड ही कर रहा होता है, लेकिन हमने सिर्फ क्या बनाना है, एक स्टैक का क्लास बनाना है, एक ब्लूप्रिंट बनाना है ताकि सब लोग यूज कर सके। और अ, कुछ लाइब्रेरीज में हमें ये पहले से ही मिला होता है, तो या तो ये हमें जब यूज करते हैं तो हमें कभी कभी बनाना नहीं पड़ता, जब हम ये सिर्फ सीखने के लिए कि बनता किस तरीके से एक डेटा स्ट्रक्चर। तो ये उसमें कुछ फंक्शनैलिटीज होती हैं, जो भी फंक्शनैलिटीज हम ऐड करना चाहें, पुश की कर दें, पॉप की कर दी। अब पॉप में क्या करता है कि पहले चेक करता है कि एम्प्टी है। अगर एम्प्टी है तो उसको मतलब क्या प्रिंट करता है कि स्टैक अंडर फ्लो है, और रिटर्न कर देता है कि वो जो है वो खाली है, तो वो पॉप अप नहीं कर सकते, मतलब खाली एलिमेंट से एक एलिमेंट निकाल ही नहीं सकते। इसीलिए वो ये एरर आ जाता है यहाँ एक।
वार्निंग आ जाती है कि स्टैक अंडरफ्लो है। जब पीक कर रहे होते हैं, पीक का क्या मकसद होता है कि हम देख रहे होते हैं कि सिर्फ के लास्ट वाला एलिमेंट है कौन सा, ना हम निकाल रहे होते हैं ना हम ऐड कर रहे होते हैं, सिर्फ देख रहे होते हैं कि लास्ट वाला एलिमेंट है कौन सा। उसके बाद एरे एम्प्टी है, या लिंक लिस्ट जो भी है एम्प्टी है, उसकी साइज क्या है, और उसको हमें अगर देखना हो तो हम इसको अब हम सिर्फ यूज करने के लिए इस क्लास को क्या करते हैं कि एक एस इज इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल स्टेक, ये हमने क्लास को जो है इनिशलाइज कर दिया। उसके बाद उसका फंक्शन हम यूज करेंगे डॉट की मदद से। अब ये एस की, एस में क्या हो गया, स्टेक हुआ, जब ये स्टेक रन होता है तो ये एक इनिशलाइज हो जाता है, ये रन होता है इनिशलाइज वाली, इनिशलाइज वाला फंक्शन रन होता है, उसमें ये एक इनिशलाइज हो गया कि स्टेक इज इक्वल टू ई। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे अब एस की जो वैल्यू हो गई ना एब्स्ट्रैक्शन में, तो वो इस तरीके से सेव हो गई। अब हम जब इसको हम पुश करेंगे, ये एक एरे बन गया। अब इसमें पुश करेंगे तो पुश क्या करेगा, ये फंक्शन कॉल करेगा पुश वाला, वैल्यू हमने ऐड कर दी तो ये क्या करेगा, सेल्फ डॉट स्टेक, ये जो वैल्यू है उसमें अपेंड कर देगा कौन क्या वैल्यू। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये क्लास के ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे होते हैं। जब ये पुश 20 करेगा तो यही सेम फंक्शन चलेगा, और जो है वो इसमें पहले से 10 मौजूद है तो उसके बाद 28 कर देगा और प्रिंट कर देगा कि वैल्यू पुश हो गई। उसके बाद तीसरा ऑपरेशन पुश का चलेगा तो वो हो जाएगा। अगर ये पॉप का ऑपरेशन चला रहे हैं हम फॉर एग्जांपल, तो क्या करेंगे, एस डॉट पॉप करते हैं। जब हम पॉप करेंगे तो पॉप, अच्छा हम पॉप में एलिमेंट क्यों नहीं डाल रहे अब, क्योंकि ये लीफो प्रिंसिपल करता है कि लास्ट वाला एलिमेंट ही निकालता है, तो इसीलिए हम इससे कोई भी वैल्यू नहीं ले रहे। जब भी वैल्यू होगी तो हम उसका सिर्फ लास्ट वाला एलिमेंट ही पॉप करेंगे, क्योंकि इसकी फंक्शनलिटीज ही यही है स्टैक। अगर हम इसमें और भी फंक्शनलिटीज ऐड कर दें कि भाई ये लीफो फॉलो ना करे, फीफो फॉलो कर ले, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाला फॉलो कर ले, तो इसका हम नाम चेंज करके स्टैक को क्यू बना देते हैं। तो ये एक मतलब सिंपल एक नाम है। अगर हम सिर्फ चेंज कर दें, एल्गोरिथम चेंज कर दें या एक पैटर्न चेंज करके उसके अंदर का कि वो वर्क किस तरह करता है, तो वो उसका नाम चेंज हो जाता है, और वो उसकी फंक्शनैलिटीज चेंज हो जाती हैं, उसका यूटिलाइजेशन कहीं और हो जाती है। और डिस्प्ले में क्या होता है कि वो चीज़ ऐड हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल इस कोड को हम रन करते हैं तो सबसे पहले ये स्टैक इनिशियलाइज हुआ, उसके बाद पुश हो गई 10 की वैल्यू, और हमें एक प्रिंट मिल गया, 20 की वैल्यू पुश हो गई, 30 की वैल्यू पुश हो गई। तो उसके बाद हमें डिस्प्ले कर रहा है कि डिस्प्ले करो सारे स्टैक, तो स्टैक डिस्प्ले हो गया 10, 10 20 10 20। और उसके बाद अब ये देखो, ये चार ऑपरेशन आ गए क्योंकि मैंने शायद यहाँ पे पहले से ही उसको इनिशियलाइज किया हुआ। तो जब ये तीनों ऐड हो गए, 10 हो गया, 20 हो गया। अब एस डॉट पॉप, जब पॉप करेंगे तो वो कौन सा एलिमेंट लास्ट में पॉप होगा, वो आ जाएगा। उसके बाद टॉप एलिमेंट्स क्या होते हैं, इसमें टोटल पीक, मतलब जब पॉप करने के बाद ये एलिमेंट बचता है 10, तो जब हम पीक करेंगे तो उसमें जो लास्ट वाला एलिमेंट होगा टॉप वाला वो आ जाएगा, तो वो पीक आ गया 10। अब उसकी साइज 1 होगी क्योंकि पहले से ही हमने इसमें पॉप यूज कर लिया था ये वाला। उसके बाद अब ये एक बार इनिशियलाइज हो गया तो उसके बाद हमने इसको सिर्फ कहीं मतलब क्लास हमने बना ली। अब हम इस क्लास को कहीं भी यूज कर सकते हैं, ये देखिए फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ऐड कर लिया। अब 1 to 6 वाले एलिमेंट्स यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, ये फंक्शन लिखा हुआ है, तो इस तरीके से हम इसको यूटिलाइज करते हैं। एस इज इक्वल टू स्टैक, स्टैक में पुश करते जाते हैं 1 से 6 तक, उसको डिस्प्ले किया, और पॉप करते जाते हैं जब तक ये खाली ना हो। तो एक बार हमने 5 तक पुश किया इसमें, उसको हमने डिस्प्ले किया, और उसके बाद रिमूव करते जाते हैं। अब रिमूव करते जाते हैं तो पहले पहले टॉप वाला रिमूव होता है 5, उसके बाद 4, उसके बाद 3, 2, उसके बाद 1। तो ये इस तरीके से रिमूव एलिमेंट होते हैं। अब ये एग्जांपल है रिवर्स एलिमेंट का, कि रिवर्स इसका जो है वो किस तरीके से होता है। अब अच्छा ये आपने वो एग्जांपल कर लिया था तो इसका हम नहीं दे वो फ्लो चार्ट नहीं बनाते, यहीं समझ लेते हैं। तो एक फॉर एग्जांपल हमने एक स्टैक लिख दिया, आप देखें
स्टैक को भी हमने कहा कैसे इनिशियलाइज किया है, एरे के तौर पर ही। इसका कोई अपना डेटा स्ट्रक्चर नहीं है, ये सिर्फ लिंक्ड लिस्ट यूज करेगा या फिर जो है वो एरे यूज करेगा। लेकिन इसका नाम हम स्टैक रख देंगे, क्योंकि स्टैक इसका नाम इसीलिए रख देंगे क्योंकि ये एक प्रिंसिपल फॉलो करता है, जिसकी वजह से इसका नाम स्टैक है। फॉर एग्जांपल ये अगर इस लीफो, जो लीफो ये अगर फॉलो नहीं करता तो ये स्टैक नहीं कहलाएगा, ये एक सिंपल एरे कहलाएगा। कि बीच में भी हम एलिमेंट्स डाल रहे हैं या शुरू में डाल रहे हैं, तो वो हम कुछ और हो सकता है, स्टैक नहीं हो सकता। एरे हो गया, इनिशियलाइज किया, उसके बाद हम वो जो है वो टेक्स्ट अपेंड करते जाते हैं। जो फॉर एग्जांपल हमें टेक्स्ट मिला है ये, मैंने अपना नाम लिखा है दिल, तो ये टेक्स्ट यहाँ से आ गया, ये हर एक कैरेक्टर लेके पुश करता जा रहा है। तो जब कैरेक्टर लेके अपेंड करता जा रहा है स्टैक में, तो इस तरीके से होगा, ADEEL, सॉरी। ये इस तरीके से उसको सेव करेगा, एक ऐसे समझ लो ये एक स्ट्रिंग होगा ना। ये जब उसने सेव कर लिया, उसके बाद क्या ऑपरेशन हो रहा है कि रिवर्स स्ट्रिंग, एक और स्ट्रिंग ले रहे हैं रिवर्स टेक्स्ट का। ये मैं आपको एग्जांपल के लिए मैं सिर्फ समझा रहा हूँ। उसके बाद क्या हो रहा है कि वाइल स्टैक, जब तक स्टैक जो है वो मौजूद है, क्या करे कि रिवर्स में ऐड करता जाए। क्या ऐड करे, स्टैक डॉट पॉप। सबसे पहले एक इसने परफॉर्म किया स्टैक डॉट पॉप। जब पॉप परफॉर्म किया तो ये एल क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। और वो कहाँ पे ऐड करना है, रिवर्स वाले स्ट्रिंग में ऐड करना है, तो वो वहां पे रिवर्स वाले स्ट्रिंग में ऐड कर देगा, इस तरीके से। उसके बाद उसने ई उठाना है क्योंकि वो पॉप लास्ट वाला करता है, तो वो ऐड हो जाएगा। उसके बाद उसने तीसरा एलिमेंट उठाना है, पॉप करना है और वहां पे ऐड कर देना है। उसके बाद उसने चौथा एलिमेंट उठाना है और वो पॉप कर देना है, उसमें सेव कर देना है पॉप करके। अब ये लास्ट वाला एलिमेंट बच रहा है, इसने पॉप किया और रिवर्स स्ट्रिंग में सिर्फ क्या किया, एडिशन कर दी। और उसके बाद ये रिटर्न कर रहे हैं। तो ये एक स्टैक के साथ हम देखें किस तरीके से हम एक स्ट्रिंग को रिवर्स कर सकते हैं। ये आइडिया आ गया आपको समझ में? यस सर। यहाँ पे हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। ये मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। बाकी इस पे कोई क्वेश्चन हो या इसमें कोई चीज़ समझ नहीं आई हो। देखिए फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक और डेफिनेशन बनाता हूँ, एक और फंक्शन बनाता हूँ जो हमें वैल्यू इंसर्ट कर दे। फॉर एग्जांपल वैल्यू, अच्छा, किस इंडेक्स पे कर दे और एक वैल्यू ऐड कर दे। तो हम इस तरीके से उसकी फंक्शनैलिटी जो है वो बढ़ाते जाते हैं। यहाँ पे हम अपना कोड लिखेंगे। अच्छा, क्या ये स्टैक कहलाएगा? क्या हम इस क्लास को स्टैक कह सकते हैं? इसका नाम तो स्टैक है, लेकिन हम इसको जो है वो स्टैक नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें ऑपरेशन कौन सा आ गया, इंसर्ट वाला। क्योंकि ये स्टैक वाला क्या कहते हैं कि एक उनके रूल्स फॉलो नहीं कर रहा। क्योंकि एक हम जब इंसर्ट करेंगे किसी भी से एलिमेंट के बीच में, कोई भी एक एरे मिला हुआ हो, फॉर एग्जाम्पल स्टैक है ये 10 20 और 30, अगर इस बीच में भी हम एलिमेंट ऐड करें तो ये प्रिंसिपल फॉलो नहीं कर रहा। कौन सा प्रिंसिपल, लीफो वाला। तो लीफो वाला जब प्रिंसिपली फॉलो नहीं कर रहा तो हम उसे स्टैक बोलेंगे ही नहीं, हम इसको एरे कह सकते हैं। क्योंकि एरे में भी इंसर्ट वाले ऑपरेशंस होते हैं, पॉप वाले होते हैं, पुश वाले होते हैं, पीक वाला भी हो सकता है क्योंकि हम उसका लास्ट एलिमेंट देख रहे होते हैं, एम्प्टी वाला भी होता है, साइज वाला भी होता है, डिस्प्ले वाला भी। तो ये सारे एलिमेंट्स जो है उसको एरे के भी हो गए। तो ऐसे इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि एरे जो है इनका एक क्या कहते हैं कि उनका पेरेंट एलिमेंट है। पेरेंट ऑपरेशंस जो है वो सारे ऑपरेशंस एरे में आ जाते हैं, और इनके ये स्टैक क्यू ये चिल्ड्रंस में आ जाते हैं, क्योंकि उनमें कुछ मखसूस ऑपरेशंस होते हैं। उन ऑपरेशंस की वजह से ही उनका नाम स्टैक और क्यू होता है। बस यहाँ पे लेक्चर खत्म होता है। अब किसी को कोई क्वेश्चन हो तो आप बता सकते हैं, या कोई चीज़ रिपीट करनी हो। ये हमारा कोड था, और आई थिंक
ये जो है हमारा, हमारी स्लाइड्स थी। नहीं है कोई क्वेश्चन? अच्छा, चेक में आया है। लास्ट एग्जांपल रिपीट करें। बिल्कुल। अ, ये वाला रिवर्स स्ट्रिंग वाला, ये रिपीट कर। ठीक है, तो इसमें रिवर्स स्ट्रिंग में ये होता है कि अच्छा, इसको हम उसके थ्रू कर लेते हैं। ड्राई, अच्छा ड्राई आईओ हम यूज इसीलिए करते हैं ताकि हम किसी भी चीज़ का फ्लो चार्ट बना सकें। तो सबसे पहले स्टार्ट होगा, उस स्टार्ट के बाद हम एक इनपुट लेंगे। फॉर एग्जांपल इसमें एक नाम ले लेते हैं स्वेप का। उसके बाद इसको हम क्या करेंगे, एक अलग अलग ऑपरेशन परफॉर्म करके इसको कैरेक्टर्स एक लूप चलाएंगे ना। तो लूप में क्या होगा कि वो कैरेक्टर्स जो है वो डिवाइड होते जाते हैं। अच्छा, ये लूप कैरेक्टर की लेंथ तक चलेगा। मतलब फॉर सपोज ये 1 2 3 4 5 6 है ना, तो ये 6 तक चलेगा। और शुरू कहाँ से होगा, आई इज इक्वल टू 0 से शुरू होगा, और आई इज इक्वल टू लेस देन 6 तक चलेगा फॉर एग्जाम्पल। और जब ये लूप चलता जाएगा तो उसके आगे ऑपरेशंस होंगे कि ये रेक्टेंगल ले लेते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो हमारा स्ट्रिंग होगा ना, तो उसका हम एलिमेंट लेते हैं वो आई वाला। जब आई वाला स्ट्रिंग लेंगे, वो वो हम स्टैक में सेव करते जाएंगे। ये जो हमने एक स्टैक बनाया है। आई थिंक ये ऑपरेशन होगा, और एक और बना लेते हैं। ये क्या करेगा, आई प्लस प्लस कर देगा या नेक्स्ट एलिमेंट पे चला जाएगा, तो इस तरीके से वो एक लूप चलेगा। जब ये होगा स्ट्रिंग स्ट्रिंग, ये सेव हो गया एक स्टैक में, हमें एक स्टैक मिल गया। अब हम जो है वो स्टैक को यूज करेंगे, और स्टैक को ये देखें, ये हमारा स्टैक बन गया, यहाँ तक कोड हो गया। और उसके बाद हम एक वेरिएबल लेते हैं कि रिवर्स टेक्स्ट, और उसमें जब तक स्टैक जो है वो है पड़ा हुआ है या एम्प्टी नहीं है, तब तक वो जो है वो चलता रहे। तो ये क्या करेंगे, जब तक ये एक बार बन गया, एक लूप चल गया यहाँ पे टेक्स्ट, जब ये ट्रू होता है हमेशा, ये कंडीशन जब ये फॉल्स होगी, तो फॉल्स होने के बाद वो कंडीशन क्या हो रही है कि हम एक दूसरा रिवर्स टेक्स्ट वाला बना रहे हैं। इनमें अर्जेंट में कुछ और आई थिंक दूसरे यूज कर रहा हूँ, यहाँ पे हम ये यूज करेंगे। जब वेरिएबल्स होते हैं ना इनपुट आउटपुट के लिए, तो हम ये चीज इस्तेमाल करते हैं। तो रिवर्स स्ट्रिंग में क्या होगा, इसके बाद एक और लूप चलता है। उसको रिमूव कर देते हैं, डायरेक्ट कर लेते हैं। ये एक और लूप चल रहा है। अब ये क्या करता है कि स्टैक, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक सूडो कोड लिख देता हूँ कि स्टैक की जो लेंथ है ना, वो यहाँ पे तो वाइल लूप लगा हुआ है, तो यहाँ यहाँ तो हम वाइल लूप लगा सकते हैं कि जब तक वो स्टैक की लेंथ कहाँ तक हो, एम्प्टी ना हो, तो मैं इसको कह सकता हूँ इज इक्वल टू 0, ग्रेटर देन 0। जब तक ग्रेटर देन 0 ये चलता रहे। तो चलने के बाद क्या होगा, ये एक प्रोसेस एक ऑपरेशन परफॉर्म करेगा क्या, कि रिवर्स पहले तो क्या करेगा, पॉप करेगा, स्टैक डॉट पॉप। और
या स्टैक वाली पॉप की वैल्यू उठाएगा, यहाँ पे वैल्यू आ गई उसके पास। अ, ये दिख रहा है ना आपको सही? और पॉप करने के बाद ये एक सेव करेगा रिवर्स स्ट्रिंग में। रिवर्स टेक्स्ट इज इक्वल टू या प्लस इक्वल्स टू, इसको क्या कहते हैं कि ये ऐड करता जाता है वैल्यू, इस तरीके से। ये वैल्यू जो है वो रिवर्स में ऐड होती जाती है, ऐड हो जाती जाती है। तो जब तक ये ट्रू होगा वो तब तक वैल्यू करता रहेगा। इसको हम दोबारा से मिला लेते हैं यहाँ से। जब ये एंड हो जाएगा तो ये एक रिवर्स पैटर्न बन जाता है इस तरीके से। ऐड होता जाएगा और पॉप होता जाएगा, ऐड होता जाएगा जब तक ये खत्म ना हो। जब ये खत्म हो जाएगा या फॉर सपोज फॉल्स हो जाएगा, तो फॉल्स में हमें सिर्फ क्या करेगा, एक वैल्यू आउटपुट में दे देगा प्रिंट की, कौन सी, रिवर्स की। रिवर्स टेक्स्ट जो है वो हमें दे देगा जो भी रिवर्स होगा। तो ये इस तरीके से उसकी एक फ्लो चार्ट बनता है। स्टार्ट होगा, हमने वेरिएबल उसको टेक्स्ट दिया, वो लूप चला के वो स्ट्रिंग हर एक कैरेक्टर ले रहा है, कैरेक्टर उसको सेव कर रहा है स्टैक में। इस तरीके से स्टैक डॉट फॉर एग्जांपल पुश करता जा रहा है ना, तो स्टैक डॉट पुश कर रहा है कौन सी चीज, स्ट्रिंग वाली, वो जो सेम उठा रहा है वो पुश करता जा रहा है। उसके बाद लूप आगे बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, जब ये खत्म हो जाएगा ये 6 तक चल जाएगा, मतलब सारे एलिमेंट्स स्टैक में सेव हो जाएंगे। उसके बाद उस स्टैक की कंडीशन पे वो उसमें एक एलिमेंट पॉप करता जाएगा और रिवर्स वाले टेक्स्ट में ऐड करता जाएगा। यहाँ तक समझ आ गया? ये सर आ गई, लेकिन ये आप एक दफ़ा शेप्स को उनका पर्पस डिफाइन कर दें कि कौन सी शेप किस लिए यूज होती है। अच्छा, ये इस पे ना मैंने एक पूरी वीडियो भी बनाई थी, हमने एक लेक्चर भी किया था ना, इसको पूरा फ्लो चार्ट कहते हैं। तो ये क्या होता है कि ये बॉक्स जो ओवल शेप होता है ये हम स्टार्ट और एंड के लिए इस्तेमाल करते हैं। जब ये हमारा पैरेललोग्राम, इसको हम यूज कर रहे होते हैं कभी, हम जब यूजर से इनपुट ले रहे होते हैं या आउटपुट दिखा रहे होते हैं, तो हम ये चीज इस्तेमाल करते हैं, पैरेललोग्राम। जब हमें कोई कंडीशन डिफाइन करनी होती है, कोई लूप वाली या कोई भी लूप हो ना, फार हो, इफ एल्स कंडीशन हो, वाइल लूप हो, तो हम ये वाला डायमंड शेप यूज करते हैं कि यहाँ पे कंडीशन है। जहाँ पे भी कंडीशन आएगी ना तो वहाँ पे जो है वो मुख्तलिफ ब्रांचेस निकलती हैं, ट्रू फॉल्स की भी निकल सकती हैं या तीन चार भी निकल सकती हैं, वो डिपेंड करता है कि आपका लूप कौन सा है। तो जब तक ये ट्रू रहती हैं तो ये इस तरीके से एक लूप चलता रहता है। उसके बाद ये एक रेक्टेंगल होता है। रेक्टेंगल क्या करता है, रेक्टेंगल ऑपरेशंस, जब हम ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे होते हैं, प्रोसेस कर रहे होते हैं चीज़ों की, तो वो वहाँ पे हम जो है वो ये यूज़ कर रहे होते हैं रेक्टेंगल। अब यहाँ पे मुझे मिस्टेक हो गई है, मैंने यहाँ पे रेक्टेंगल के बजाय ये पैरेललोग्राम यूज़ किया हुआ है, तो यहाँ पे इशू है। इसको हम चेंज कर देंगे, बाकी आई थिंक सही है। तो बस ये तकरीबन ये यूज़ होती है। उसके बाद ये भी प्रोसेस के लिए ही इस्तेमाल होता है। उसके बाद आई थिंक एक और, ये मैं दूसरे शेप्स ले रहा हूँ ना, अगर आपको दिख रहा है तो यहाँ पे फ्लो चार्ट के अलग हैं, लेकिन सेम ही है, लेकिन ये सारे फ्लो चार्ट में इस्तेमाल होते हैं। और आई थिंक ये जो है ये वाला तब इस्तेमाल होता है जब हमारा प्रोग्राम बहुत बड़ा हो और फंक्शंस यूटिलाइज यूज हो रहे हो। तो हम क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल अब ये हमारे पास एक पेज में तो नहीं लिख सकते ना, तो हम इसको इस तरीके से लिखते हैं कि ये देखें ये अलग कोड पड़ा हुआ है हमारा, और ये एक फंक्शन है। फॉर एग्जांपल इसको हमने एक फंक्शन में शिफ्ट कर दिया, तो यहाँ पे हम इसको एग्जिट कर देंगे कि यहाँ पे ये एग्जिट हो रहा है, और वहीं से ही हमें पता चलता है। इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि ये हमें मदद करता है कि हम एक ही फ्लो चार्ट ना हर जगह बहुत सारी जगह पे लिख सकते हैं, अलग अलग से मॉड्यूलरिटी ऐड कर देता है फ्लो चार्ट में, कि यहाँ पे ये खत्म हुआ, यहाँ से ये हुआ इनिशियलाइज हुआ, यहाँ पे एक फंक्शन कॉल हुआ है कौन सा, ये वाला, तो यहाँ से ये इसको हम जो है वो फ्लो चार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। क्योंकि पेजेस ओके पर सर। हम स्पेस कम होता है तो इस वजह से ये यूज करते हैं।
ओके बाकी ये सर। बहुत सारे ऑपरेशंस हैं, वो भी हम आहिस्ता आहिस्ता यूज़ करेंगे तो वो पढ़ लेंगे। ये ज़्यादातर आई थिंक यहाँ पे लिखा भी होता है तो हमें अंदाज़ा हो जाएगा नाम से। अब ये डेटाबेस के लिए इस्तेमाल होता है ये वाला बॉक्स, कि कोई वैल्यू हम सेव कर रहे होते हैं डेटाबेस में। अब ये डिपेंड करता है कि हम कितने अंदाजे से या कितनी एक्यूरेटली वो चीज़, हम किस चीज़ के लिए फ्लो चार्ट बना रहे हैं, तो हम सारे ये शेप्स इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर अगर हमको ये हमें ये ओवल शेप, पैरेललोग्राम और ये डायमंड आ गया, तो हम इन तीनों चारों को यूज़ करते हुए हम बहुत सारे फ्लो चार्ट बना सकते हैं। आई थिंक टाइम भी कंप्लीट हो चुका है, तो हम एंड करते हैं सेशन को। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो बता दें, वरना हम सेशन को एंड कर लेते हैं। आपकी खामोशी का मतलब मैं यही समझता हूँ कि आपको समझ आया होगा। अगर आपको कोई और कन्फ्यूजन और भी आती है तो आप ग्रुप पे भी पूछ सकते हैं। अ, तो हम सेशन को एंड करते हैं। थैंक यू फॉर ऑल। ओके सर, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।